आज का ये वीडियो लेक्चर्स उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि झारखंड ग्रामीण बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। उन सभी प्रकारों को आज हम यहाँ पे परिभाषित भी करेंगे और उनकी विशेषताएं भी देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने यह आपको स्पष्ट कर दिया है कि अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है और अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में हम लोग एक महत्वपूर्ण बात ये देखे थे कि अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों को लेकर के किया गया है, जिसमें सबसे पहला आधार है नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया है। फिर हम लोग दूसरा देखे थे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, है ना। और विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, इसको भी देखे थे। और आखिर में हम लोग देखे थे वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो ये अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 आधारों को लेकर के किया गया है। इन सभी प्रकारों को, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार आते हैं उन सभी प्रकारों को आज हम लोग यहाँ पर परिभाषित भी करेंगे और उनकी विशेषताएं भी देखते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है उदारवादी अर्थव्यवस्था, जिसको आप अंग्रेजी में लिबरल इकोनॉमी कहते हैं। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, मजदूर, पूंजी और उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त लाभ पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति उत्पादन के साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं और इसी तरह से इस प्रकार जो व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया जा रहा है, इसी व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर के पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती रहती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी भूमि, मजदूर, पूंजी और उत्पादन के अन्य जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का अपनी इच्छानुसार प्रयोग करे, यानी कि व्यक्ति जितनी भी मात्रा में चाहे प्रयोग कर सकता है, जैसे भी चाहे उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर सकता है। अर्थात व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता और हर स्थिति में लाभ का हकदार व्यक्ति ही होता है, सरकार नहीं। यानी कि यहाँ पर एक बात और भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि पूंजी और पूंजीपतियों का ये बाजार है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो उदारवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ये किसका बाजार है? पूंजी और पूंजीपतियों का। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसको आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, यानी कि उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्योंकि यह जो अर्थव्यवस्था है ये हस्तक्षेप के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि यहाँ पर सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप तो करती नहीं, इसीलिए यहाँ पर संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है। जैसे कि हमारे पास 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, आपको हम पहले भी बताए हैं। कौन सा संसाधन? पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन और तीसरा भौतिक संसाधन। इन संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है, यानी कि फ्री फ्लो होता है। व्यक्ति जैसे भी चाहे प्रयोग कर सकता है, जिस क्षेत्र में चाहे प्रयोग कर सकता है और जितनी मात्रा में चाहे उत्पादन कर सकता है। इसी को यहाँ पर फ्री फ्लो यानी कि मुक्त प्रवाह कहा जा रहा है। यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले विद्वान एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी आप ध्यान में रख लीजिए कि अधिकांश जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में उदारवादी अर्थव्यवस्था ही अपनाई गई है, यानी कि अधिकांश जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर या तो पूंजीवादी या फिर कह सकते हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग इनकी विशेषता को देखते हैं, यानी कि उदारवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं किस तरह की है, इनको आप एक एक करके पॉइंट वाइज तरीके से समझिए। सबसे पहली चीज़ कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, यानी कि निजी क्षेत्र ही यहाँ पर उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। क्लियर हो गया? तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है इस अर्थव्यवस्था की कि उदारवादी अर्थव्यवस्था एक अनियोजित अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी केंद्रीय आर्थिक नियोजन नहीं होता है, यानी कि सरकार यहाँ पर किसी भी तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करती है। क्लियर हो गया? अगली विशेषता यह है इस अर्थव्यवस्था की कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में
सभी व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिली रहती है। आर्थिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि उपभोक्ताओं को इस बात की स्वतंत्रता रहती है कि वे अपनी आय को जिस प्रकार से और जिस किसी वस्तु पर चाहे खर्च कर सकता है, उसी प्रकार से मजदूरों को भी अपनी इच्छानुसार और अपनी योग्यता के मुताबिक जहाँ चाहे अधिक मजदूरी मिलती हो वहाँ पर वह काम कर सकता है और अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकता है। लोगों को भी इस तरह से जो है पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता मिली रहती है कि वह अपने व्यवसाय को चुने, जैसे भी चाहे चुने, और पूंजीपतियों को भी अपनी इच्छानुसार पूंजी को जहाँ चाहे निवेश करने की स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पर लोगों को हम देख रहे हैं क्या कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था की एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो पाई जाती है, फिर भी कुछ ऐसी सामूहिक आवश्यकताएं हैं जैसे कि रेल, डाक सेवा, सुरक्षा, बिजली, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इन सभी व्यवस्थाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र जो है काम करती है। यानी कि रेल जो है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है व्यवस्था किया जाता है, डाक सेवा सरकार के द्वारा व्यवस्था किया जाता है, सुरक्षा, बिजली, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उदारवादी अर्थव्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि यह अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित होती है, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता की ही एक पहचान है। यानी कि ये जो प्रतियोगिता की भावना आ रही है इस अर्थव्यवस्था में, प्रतियोगिता जैसी एक विशेषता आ रही है इस अर्थव्यवस्था में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अपने संसाधनों का या फिर अपने उत्पादन के साधनों का प्रयोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए करते हैं और इसी वजह से वो दूसरे व्यक्ति की तुलना में अपने उत्पादों को बेहतर बनाना चाहते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी वजह से लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चलते ही यह जो अर्थव्यवस्था है वो प्रतियोगिता पर आधारित हो जाती है। यानी कि यह जो अर्थव्यवस्था है वो कंपटीशन बेस्ड है। आपको समझ में आ गया होगा कि उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगली विशेषता ये है कि इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन का अभाव होते हुए भी मूल्य संयंत्र की अदृश्य शक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था का नियमन और नियंत्रण होता रहता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि रेगुलेशन एंड कंट्रोल दोनों जो है वो खुद ब खुद होता है, लेकिन उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ काम करता है, वो है प्राइस मैकेनिज्म यानी कि मूल्य संयंत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में भी जहाँ पर केंद्रीय नियोजन का अभाव है, जहाँ पर सरकार किसी भी तरह की आर्थिक प्लानिंग नहीं करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करती है, वहाँ पर अब देख रहे हैं कि मूल्य संयंत्र की मदद से ही ये जो अर्थव्यवस्था है वो नियमन होते रहता है खुद ब खुद। तो अब चलिए हम लोग नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के दूसरे प्रकार को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है भाई? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर और जो कुछ भी वस्तु उत्पादित किया जा रहा है उन वस्तुओं को बिक्री से प्राप्त लाभ पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। यानी कि कह सकते हैं ये कि एक तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है सार्वजनिक क्षेत्र का, और दूसरी ओर उन साधनों के सहयोग से जो कुछ भी वस्तु उत्पादन किया गया और उसको बेचने से जो कुछ भी लाभ प्राप्त हुआ उस लाभ पर भी सार्वजनिक क्षेत्र का ही नियंत्रण होता है। यानी कि इस अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात उत्पादन की जितने भी साधन हैं या फिर जो कुछ भी वस्तु उत्पादित हुआ है उनका वितरण सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वामित्व होता है इन सारी चीज़ों पर। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आ रही है वो ये है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है, लोगों की भलाई करना होता है, लोगों की सेवा करना होता है। यहाँ पर ये भी आप ध्यान में रखिए कि इस अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियों से लाभ प्राप्त होता है उसका वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि सरकार ही यहाँ पर मुख्य रूप से एक बड़ी रोल के तौर पे, एक बड़ी भूमिका के तौर पे निखर के आती है। और इसलिए भी क्योंकि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि किन्हीं के पास रहने के लिए मकान नहीं है,
किन्हीं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कोई जो है भोजन को नहीं जुटा पा रहा है, कोई बच्चों की शिक्षा को नहीं जुटा पा रहा है, कोई जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं जुटा पा रहा है। तो इस तरह की आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है और सरकार ही उन सारी सेवाओं का और उन सभी वस्तुओं का वितरण लोगों के बीच करती है और इसलिए करती है ताकि समाज में लोगों की भलाई हो सके, समाज में लोगों का कल्याण हो सके। तो अब चलिए हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है इस अर्थव्यवस्था की कि उत्पादन के साधनों या फिर कह सकते हैं कि उत्पत्ति के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। अर्थात उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों का मालिक सरकार होता है, यानी कि इन सभी साधनों पर नियंत्रण सरकार का रहता है और जिनका प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है, समाज के हित के लिए किया जाता है, समाज की रक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल के आती है इस अर्थव्यवस्था की कि यह जो अर्थव्यवस्था है वो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। इसीलिए उत्पादों का जो भी वितरण किया जा रहा है वो सरकार के द्वारा किया जाता है और अमीरी और गरीबी ये दो जो वर्ग बटे हुए हैं समाज में, इनको ध्यान में रख कर के साधनों का वितरण या फिर कह सकते हैं कि उत्पादों का वितरण इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के किया जाता है कि किन लोगों को ये चीज़ें चाहिए और किन लोगों की आवश्यकताएं इतनी है या फिर नहीं है, किन लोग जो है अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कौन लोग हैं जो अपनी ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके यह अर्थव्यवस्था संचालित होती है ताकि अर्थव्यवस्था में समानता लाई जा सके, यानी कि आर्थिक समानता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक समानता लाने के लिए ही जो है यहाँ पर सरकार के हाथ में सारी चीज़ों का नियंत्रण रहता है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है और इसलिए उन साधनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि समाज की भलाई के साथ साथ समाज में एक आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जा सके। इस अर्थव्यवस्था के बारे में एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल करके आता है वो ये है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि लाभ कौन सा, तो व्यक्तिगत लाभ यहाँ पे प्राप्त करना नहीं है बल्कि सामाजिक लाभ को प्राप्त करना है, यानी कि लोगों का आर्थिक कल्याण करना होता है, लोगों की भलाई करना होता है। क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आधारभूत ज़रूरतों को जैसे कि रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन को सही से जुटा नहीं पाते हैं। कई लोग तो अपनी बच्चों की शिक्षा को अधूरा छोड़ देते हैं, यानी कि शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों की आवश्यकताओं को सरकार पूरा करती है। और अगली विशेषता यह है इस अर्थव्यवस्था की कि एक और जहाँ पर उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है, वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर चूंकि सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार उनके मालिक होते हैं और इसलिए उनका उपयोग या फिर उनका प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है, सामाजिक लाभ को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार समाजवाद में शोषण का अंत हो जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है, यानी कि जहाँ पर पूंजीवादी या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था में दो वर्ग में समाज बढ़ जाता है। एक वर्ग वह है जो पूरी तरह से संपन्न है, जिनके पास संसाधन हैं, और एक वह वर्ग है जो कि विपन्न है, यानी कि जिनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो ये दो वर्ग में बढ़ जाते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है इस अर्थव्यवस्था में कि सामाजिक लाभ को प्राप्त किया जा सके, समाज के कल्याण के लिए काम किया जा सके, समाज की भलाई के लिए उत्पादन किया जा सके, समाज के लोगों के लिए जो है उत्पादों का वितरण किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है और उनकी विशेषताएं किस तरह की हैं। तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ध्यान में रखिए जहाँ पर उदारवादी या फिर पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसका उदय समझिए कि तब हुआ था जब पूरे विश्व में महामंदी की स्थिति चल रही थी, यानी कि 1929 के आसपास, 1929-30 के आसपास ये जो है विशेषता निकल कर आया कि उदारवादी और समाजवादी इन दोनों के बीच
एक अर्थव्यवस्था तैयार हो रहा है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जहाँ पर उदारवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात इसलिए भी निकल करके आती है क्योंकि 1929-30 के आसपास जब महामंदी की स्थिति उत्पन्न हुई तो देखा गया कि लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी अर्थव्यवस्थाओं में इसका प्रभाव दिख रहा है, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर मंदी का प्रभाव तो दिख ही नहीं रहा है। तब यहां पर पता किया गया क्या उस तरह की अर्थव्यवस्था में किस तरह से आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है, उस अर्थव्यवस्था की विशेषता को पता लगाया गया। तब जाकर के पता चला कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ पाई जा रही है और उसी क्षेत्र को नाम दिया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ध्यान में रख लीजिए कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि महामंदी की चपेट से बच गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक सूत्र के रूप में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे भाई? तो उदारवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप इस प्रकार से भी इसको नोट कर सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कब होगा? जब उदारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं एक साथ पाई जाएंगी। तो आप इसको एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इनकी विशेषता को जानने का प्रयास करते हैं। इनकी सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें पूंजीवाद यानी कि कह सकते हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच का ये रास्ता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी या फिर कह सकते हैं कि उदारवादी और समाजवादी के बीच का एक रास्ता है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एक समझौता है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार नियोजन कर सकती है और वह लोगों की भलाई के लिए काम कर सकती है। यहाँ पर प्राइवेट क्षेत्र के लोग भी काम कर सकते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र के लोग भी काम कर सकते हैं और अपने साधनों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे चाहे और उत्पादन करके लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर केंद्रीय नियोजन होते हुए भी, आर्थिक नियोजन होते हुए भी लोग अपनी इच्छानुसार, अपनी योग्यता के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर सकते हैं और लाभ की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर केंद्र का थोड़ा सा नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पर जब आप कभी नियंत्रण के बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करके आप पर नियंत्रण कर सकती है, आपके आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर सकती है, या फिर न्याय के माध्यम से समाज को उचित न्याय दिला सकती है, आपको उचित न्याय दिला सकती है। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को भी आप ध्यान में रख लीजिए, इस तरह की विशेषता को भी आप ध्यान में रख लीजिए। अगली विशेषता ये है इस अर्थव्यवस्था की कि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, यानी कि एग्जिस्टेंस किनका होता है? प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों ही क्षेत्र संयुक्त रूप से, यानी कि ज्वाइंट सेक्टर के रूप में पाया जाता है दोनों ही क्षेत्र। तो यहाँ पर उत्पादन का जो भी कार्य होगा वो सरकार और निजी उद्योगपति दोनों ही मिलकर के करते हैं और दोनों ही मिलकर के यहाँ पर समाज को या फिर पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, या फिर इनके अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो इन दोनों के सहयोग से किया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है और दोनों ही क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र भी, ये दोनों क्षेत्र मिलकर के आर्थिक विकास में या फिर कह सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। कौन सा? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो उस वीडियो में आप इतनी बारीकी से चीज़ों को सीखेंगे जितनी बारीकी से आज आपने अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को कौन सा देखा है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, उसी प्रकार से हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण।